बायजूस एग्जाम प्रेप आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह रहा है। हम अपने YouTube चैनल के जरिए 2023 में आपके लिए और भी बेहतर प्रयास करने जा रहे हैं। 3 जनवरी 2023 से द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लाइव होगा, जिसमें आप अपने पसंदीदा शिक्षक के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रतिष्ठित परीक्षा को उत्तीर्ण करने में आपकी सहायता हेतु नए साल के लिए और भी ज्यादा पहले हमारी तरफ से आपके लिए आयोजित की जा रही हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने सिविल सपने को उड़ान दें। नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने वर्ष 2022 का अंतिम समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं और आप जैसा सभी जानते हैं कि आगामी 3 जनवरी से हमारा जो समाचार विश्लेषण है वो लाइव रूप में संचालित किया जाएगा। आज के सत्र में द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम चर्चा करेंगे और साथ साथ उनसे संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला हम समाचार देखते हैं, ए स्ट्रॉन्ग केस एग्जिस्ट फॉर मैरिज इक्वलिटी। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हम समलैंगिक विवाह के संदर्भ में देखें तो स्थितियाँ सामान्य जो विवाह हो रहे हैं उनके साथ में कैसे समान रूप में लाई जाएं। तो आलेख में प्रमुख रूप से ये चर्चा की गई है कि अगर हम 2 तरह के अधिकारों की बात करते हैं, पहला अधिकार निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, और दूसरा अगर हम देखें तो हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। तो इन दोनों में से आलेख में ये कहा जा रहा है अगर हम समानता के अधिकार का उपयोग करें तो शायद समलैंगिक विवाह को लेकर जो स्थितियां हैं वो भारत में भी एक तरह से कानूनी रूप में आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि आप ध्यान रखें, समलैंगिक विवाह के आधार पर जो स्थितियां हैं उसके संदर्भ में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक जो मामला है वो लंबित है। तो अलग अलग रूप में कैसे स्थितियां हो सकती हैं, कुछ अलग अलग देशों में जो स्थितियां हैं उसकी भी तुलना की गई है। तो इसी आधार पर आलेख यह बता रहा है कि जब हम समलैंगिक संबंधों की बात कर रहे हैं तो वहां पर कैसे वैधता स्थापित हो सकती है। आलेख प्रश्न संख्या 8 पर है और सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में हम इसे सोसाइटी या एक तरह से समाज से जोड़ सकते हैं। विवाह के संदर्भ में अगर हम विषम लैंगिक और साथ साथ समलैंगिक दोनों के अधिकारों की बात करें तो समानता के अधिकार पर कहीं ना कहीं इसको स्थापित होना चाहिए। और ये चर्चा आगे बढ़ क्यों रही है? चर्चा इसलिए आगे बढ़ रही है कि संसद के एक सदस्य के द्वारा यह बयान दिया गया है भारत में जो समलैंगिक विवाह है वो सांस्कृतिक एक तरह से लोकाचार के खिलाफ है। तो यहाँ पर समानता के आधार पर आप देखें, जैसे अगर हम महिला और पुरुष में विवाह की स्थितियाँ बन रही हैं तो समान लिंग के जो लोग हैं उनके बीच में अगर विवाह की स्थितियाँ हैं तो वो समानता के आधार पर कैसे आ सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम सर्वोच्च न्यायालय का जो लंबित मामला है उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर उसके सामने प्रमुख रूप से मामला यही है कि अगर समलैंगिक जोड़े विवाह की स्थितियों में जाना चाहते हैं तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत उनको ये छूट मिले, और ये याचिका अभी विचाराधीन है। वर्तमान में जो भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले में चर्चा की जा रही है उसमें सबसे बड़ी बाधा निर्णय को लेकर यही मानी जा रही है कि क्या अदालत को विवाह के संदर्भ में जो अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप करना चाहिए या इसे संसद के विवेक पर छोड़ देना चाहिए, यानी संसद इसके संदर्भ में कानून बनाए। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समानता के अधिकार का ही एक तरह से उपयोग किया गया था, न कि निजता के अधिकार का। जब 2018 में अगर हम नवतेज सिंह का जो मामला देखें जिसमें एक तरह से निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि अगर हम IPC के सेक्शन 377 की बात करें तो वो एक तरह से आपका गलत है, यानी समलैंगिक एक तरह से जो संबंध है उनको वहाँ पर आपराधिक स्थिति में डाला गया था। तो उसको एक तरह से अपराध की जो श्रेणी है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के माध्यम से हटा दिया। समलैंगिक जो भी संबंध है उनको समानता का अधिकार उनकी तुलना में मिलता है जो लोग एक तरह से विषम लैंगिक हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं समानता के अधिकार पर ही 2018 का निर्णय आधारित था, तो हमें उसी प्रक्रिया को बढ़ाना पड़ेगा। और आप ध्यान रखें, जब हम समलैंगिक विवाह की बात करते हैं तो निजता के अधिकार की तुलना में समानता का अधिकार ज़्यादा एक तरह से मजबूत माना जाता है। 2018 का जो निर्णय अभी हमने चर्चा किया नवतेज सिंह का, उसमें आप देखें तो जो भी समलैंगिक संबंध थे उनमें आपराधिक स्थिति को हटाया गया, तो समानता के अधिकार को एक तरह से आधार बनाकर। इसी के साथ साथ अगर हम निजता के अधिकार की बात करें तो लोगों का एक तरह से यौन अभिविन्यास क्या है, यानी प्रमुख रूप से अगर हम बात करते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और एक तरह से यौन साथी कौन है, इसकी जो पसंद है वो निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनके लिए आंतरिक एक तरह से मामला है। लेकिन जैसे हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर जो विषम लैंगिक जोड़े हैं उनके साथ में जो समलैंगिक हैं वहाँ पर एक तरह से हम समानता की बात करते हैं, यानी दोनों में एक तरह से समान रूप से व्यवहार होना चाहिए।
यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हम निजता के अधिकार को एक तरह से उपयोग करें और समलैंगिक लोगों को विवाह की जैसी स्थितियों की अनुमति देते हैं, तो ये एक तरह से क्या है कि जो सरकारें हैं उनको एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर अलग करने की स्थिति बता देगा। यानी इस तरह के अधिकार में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी ये एक तरह से निजी अधिकार है, आपकी अपनी प्राइवेसी है कि आप इसे किस तरह से स्वीकार करते हैं। तो राज्य का जो हस्तक्षेप है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। हम ध्यान रखें, जब हम एलजीबीटीक्यू समुदाय की बात करते हैं, यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर, तो इनके संदर्भ में जो समुदाय है उनकी मांग प्रमुख रूप से ये है कि हमें निजता के अधिकार की तुलना में समानता का अधिकार है वो एक तरह से आधार बनाकर अधिकार दिए जाएं। क्योंकि जब भी इस तरह के अधिकार समानता के अधिकार पर होंगे, राज्य को समान रूप में अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा और उसके लिए उसे कदम उठाने पड़ेंगे। यानी समलैंगिक और विषम लैंगिक उनके अधिकार समान हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर समलैंगिक को अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो ये राज्य पर जिम्मेदारी होगी कि वो अधिकार सुनिश्चित कराए। इसीलिए समानता के अधिकार का उपयोग ज़्यादा बेहतर होगा जब भी समलैंगिक विवाह की प्रमुख रूप से आगे बात होगी कि इनको कानूनी दर्जा दिया जाए। इसी के साथ साथ एक लाभ ये भी है कि अगर हम विषम लैंगिक के साथ साथ समलैंगिक को एक तरह से बराबर व्यवहार दे देते हैं, बराबर समानता का अधिकार दे देते हैं, तो सहमति की उम्र जो भी एक तरह से दोनों साथ में आ सकते हैं, यानी एक ही लिंग के व्यक्ति हों, साथ साथ रोजगार में जो भेदभाव की स्थितियां हैं वो रुकेंगी, विवाह के अधिकार, गोद लेने के अधिकार, ये सारे जो अधिकार है वो धीरे धीरे मिलने की संभावनाएं बनेगी। कारण हम बात करेंगे समानता की, तो जहां पर भी असमानता होगी विषम लैंगिक और समलैंगिक में, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए समानता के अधिकार को कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। समलैंगिक लोगों को विवाह की स्थितियों के संदर्भ में अगर हम अलग अलग देशों में स्थितियां देखें, जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के कई देशों में आप देखें समलैंगिक विवाह की एक तरह से अनुमति दी गई है, लेकिन ये निजता के अधिकार पर ज़्यादा आधारित है और इसीलिए आप देखें ये काफ़ी आसान नहीं है। इसीलिए यूरोप में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर विवाह के अधिकार नहीं है, लेकिन केवल एक तरह से नागरिक भागीदारी, जिसको हम सिविल यूनियन कहते हैं, उसकी एक तरह से अनुमति है। तो जब हम सिविल यूनियन की बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से विवाह नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि निजता के अधिकार के एक उपयोग करके हम सिविल यूनियन जैसी स्थिति बना सकते हैं, लेकिन विवाह के अधिकार देना उतना आसान नहीं है जैसा यूरोप में समस्या हुई। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसका एक तरह से जो कार्य है वो भारत ने भी अपनाया है। यहाँ पर LGBTQ के जो अधिकार हैं उनको लेने के लिए समानता के अधिकार का उपयोग किया गया और इस आधार पर आप देखें कि संवैधानिक सुरक्षा, विवाह, गोद लेने, इस तरह के जो अलग अलग कह सकते हैं अधिकार हैं वो समलैंगिक लोगों को देने की बात की गई। तो इस आधार पर न्यायिक रूप में आप देखें जो समानता का अधिकार है वो दक्षिण अफ्रीका में समलैंगिक लोगों को ज़्यादा बड़े पैमाने पर अधिकार देने में सक्षम हुआ। अमेरिका में आप देखें तो प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से समलैंगिक लोगों को अधिकार दिए गए उसमें प्रमुख रूप से ये था कि समान लिंग के जो व्यक्ति हैं उनके साथ में किसी भी तरह से अगर मान लीजिए आपस में संबंध होता है तो उसको अपराध की प्रक्रिया से अलग कर दिया गया। 2003 का जो अमेरिका में लॉरेंस बनाम टेक्सास का निर्णय था। और विवाह में समानता की स्थिति आबेरगेफेल 2015 के निर्णय से आई और ये संविधान के 14वें संशोधन की स्थिति से है, जिसमें एक तरह से अमेरिकी संविधान में एक तरह से कहा गया है ड्यू प्रोसेस। अमेरिका में अगर हम देखें तो उचित प्रक्रिया जो बोली जा रही है, ड्यू प्रोसेस जो बोला जा रहा है, उस आधार पर समलैंगिक लोगों को अधिकार दिए गए हैं। अब अगर मान लीजिए अमेरिका की सरकार उसका विरोध करना चाहती है तो उन्हें उचित प्रक्रिया के द्वारा कोई एक तरह से निष्पक्ष रूप में कोई कानूनी प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। उस आधार पर ही वो समलैंगिक लोगों को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जा रही है उसको रोक सकते हैं और ये करना उतना आसान नहीं है। और इस आधार पर आप देखें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग करके अमेरिका में जो समलैंगिक हैं उनको एक तरह से अधिकार मिले हुए हैं। भारत में अगर हम स्थिति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का जो निर्णय था नवतेज सिंह जौहर का, वो एक तरह से ऐतिहासिक था, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 377 को जो आपराधिक प्रक्रिया बनाता था समलैंगिक यौन संबंध पर, उसको हटा दिया गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि वयस्कों के बीच में सहमति के साथ जो भी यौन संबंध है वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर सहमति की प्रमुख रूप से बात की गई। तो हम दक्षिण अफ्रीका में जो प्रक्रिया अपनाई गई यानी समानता का अधिकार, उसी का उपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 का जो निर्णय दिया गया था उसमें सबसे पहला एक तरह से जो मामला है वो अनुच्छेद 14 को आधार बनाया गया और उसमें यह कहा गया कि अगर हम समान लिंग के व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरह के संबंध को आपराधिक प्रक्रिया में डालते हैं तो ये एक तरह से एक अलग प्रकार के वर्गीकरण को बना देगा। और आप देखिए अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो ये एक तरह से जो वर्गीकरण है ये नहीं होना चाहिए, तो अनुच्छेद 14 का उपयोग किया गया। दूसरा अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21 था, जहां पर शारीरिक स्वायत्तता की बात की गई।
तो किसी व्यक्ति को अपने शरीर पर पूर्ण रूप में स्वायत्त रूप में अधिकार है और ये अनुच्छेद 21 संविधान का उसको देता है। ये एक तरह से समलैंगिक लोगों के अधिकार के संदर्भ में 2018 के निर्णय में कहा गया। साथ साथ अगर हम यहाँ पर अनुच्छेद 15 की बात करें तो जब भी आप समलैंगिक लोगों के साथ असमान उपचार करते हैं तो आप नागरिकों के रूप में एक अलग वर्ग के रूप में उनको बना देते हैं और ऐसी स्थिति में देखें अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इसीलिए समलैंगिक जो संबंध है उनमें जो आपराधिक प्रक्रिया धारा 377 आईपीसी में मानी जा रही थी उसको रद्द किया गया 2018 में। तो कहीं ना कहीं प्रमुख आधार क्या है? समानता। समानता को अधिकार बनाकर यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यायालय अगर पूर्व के अपने निर्णय को भी ध्यान में देखे, खासतौर से 2018 के निर्णय पर, तो उस आधार पर समानता के व्यापक रूप में अगर वो निर्णय को देखेगा तो समलैंगिक लोगों के अधिकारों की स्थितियां मजबूत हो सकती हैं। और जब हम समानता के आधार पर अधिकार की बात करते हैं तो ये निजता की सुरक्षा से थोड़ा ज़्यादा ऊपर माना जाता है। अगर समानता के अधिकार का उपयोग करके समलैंगिक लोगों के विवाह की स्थितियों के बारे में बात की जाती है और न्यायालय का निर्णय आता है तो आप ध्यान रखें, जैसे ही समानता की बात आ जाएगी, जो सरकारें हैं उनको एक तरह से समलैंगिक विवाहों को अवैध ठहराने या गलत ठहराने में काफ़ी समस्या आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं असमानता की स्थिति बन रही है। समान लिंग के व्यक्ति और विषम लिंग के जो व्यक्ति हैं, तो ये असमानता नहीं होनी चाहिए। तो राज्य को एक तरह से असमानता की स्थिति है उसको दूर करना होता है। भारत में विवाह में समानता की स्थिति विषम लैंगिक और समलैंगिक उनके बीच में बन सकती है अगर हम इस अधिकार का उपयोग करते हैं। तो समानता के अधिकार का उपयोग करके आप देखें स्थितियां आगे बढ़ेंगी और यहाँ पर न्यायालय को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि विधायिका में आप देखें इस तरह की स्थिति आसानी से बन पाए इसकी संभावना कम है। आप देखें संसद के सदस्य के द्वारा ही जो एक तरह से समलैंगिक संबंध है उनके ऊपर ये कहा गया कि ये भारत की संस्कृति के साथ में नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें भारत के संदर्भ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम विवाह की बात करते हैं तो ये एक विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य की स्थिति बनाता है। और अगर कोई दो व्यक्ति ए और बी हैं, उनके बीच में किसी भी तरह संबंध है और मान लीजिए वो समान लिंग के हैं और उनको विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं असमानता अपने आप मजबूत हो जाती है, क्योंकि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप में जो एक मजबूत संबंध है विवाह, उसकी अनुमति उनको नहीं मिल रही है, तो ये असमानता को आगे बढ़ाएगा। समलैंगिक विवाह की स्थितियां अगर न्यायालय के निर्णय में सामने आती हैं तो इसका एक ही मजबूत आधार होगा, वो है समानता को स्थापित करना। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं और ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में है, प्रश्न संख्या 9 पर है। इस आलेख में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव जोन है ESJ, उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। और आप देखें इसके संदर्भ में इसी जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि भारत में जो भी एक तरह से राष्ट्रीय पार्क हैं, यानी जहाँ पर भी राष्ट्रीय पार्क के माध्यम से किसी भी तरह से पर्यावरण का संरक्षण किया जा रहा है, साथ साथ जो हमारे एक तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या किसी भी तरह से हमारे संरक्षित क्षेत्र हैं, तो अगर मान लीजिए ये संरक्षित क्षेत्र है तो उसके साथ में जो भी एक तरह से 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, मान लीजिए ये संरक्षित क्षेत्र के बाद 1 किलोमीटर का इलाका है, तो ये जो 1 किलोमीटर का क्षेत्र है इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित करना पड़ेगा, यानी पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र। और इसमें आप देखें अलग अलग प्रकार की जो विकास गतिविधियां हैं वो होना आसान नहीं है। ये जो एक तरह से ESJ के संदर्भ में आप देखें अधिसूचना भारत सरकार ने जुलाई 2022 में जारी करी और उसके आधार पर आप देखें कि केरल में इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। केरल में प्रमुख रूप से आप देखें 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 6 राष्ट्रीय पार्क है। तो यहाँ पर आप देखें जो भी ये 24 स्थल संरक्षित हैं, इनके आसपास 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ESJ घोषित करने की बात करी है और ये प्रक्रिया जल्द लागू होगी। तो अगर ये स्थितियां लागू होती हैं तो बड़े पैमाने पर जो लोग यहाँ पर एक तरह से रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कोई व्यापारिक काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर आजीविका का संकट आने वाला है। और केरल में इसी को लेकर अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को एक तरह से आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे कि ये ESJ की जो प्रक्रिया वो है क्या, और प्रमुख रूप से इसमें किस तरह से अलग अलग रूप में पर्यावरण संरक्षण की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से लागू होती हैं। प्रमुख रूप से जब हम ESJ की बात करते हैं यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, तो जैसे मान लीजिए ये कोई राष्ट्रीय पार्क है तो इसके साथ लगते हुए 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको एक तरह से ESJ घोषित किया गया है। और उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो भी मानव गतिविधियाँ हैं विकास को लेकर, किसी भी तरह से कृषि के संदर्भ में, उनको एक तरह से रोका जाए, जिससे कि राष्ट्रीय पार्क या जो भी संरक्षित क्षेत्र है उसको अधिक नुकसान न हो। लेकिन यहाँ पर आप देखें पहले से ही मानव बसाव या कह सकते हैं कि खेती या अन्य प्रकार के जो छोटे व्यवसाय हैं वो एक तरह से हो रहे हैं। कभी कभी आप देखें तो ये जनजाति के प्रमुख रूप से निवास स्थल भी हैं। तो इन सब में आप देखें स्थितियाँ एक तरह से बदलेंगी और इसीलिए बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है।
और प्रमुख रूप से आप देखें जब हम केरल की बात करते हैं तो ये विवाद एक तरह से पश्चिमी घाट के संदर्भ में है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें प्रमुख रूप से तो ये 6 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में। और प्रमुख रूप से आप देखें 1,64,280 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से बड़े पैमाने पर नदियाँ निकलती हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में आप देखें कि जल का प्रमुख स्रोत हैं। साथ साथ अगर हम देखें भारत में जो मानसून की प्रक्रिया होती है उनमें भी बड़े पैमाने पर इसका एक तरह से रोल होता है। तो ये जो घने जंगलों का पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ये मानसून और नदियों के प्रवाह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो ये ऐसा एक तरह से जंगलों का क्षेत्र है जो भारत में लगभग 4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, क्योंकि जंगल के क्षेत्र वो क्या है, वो एक तरह से कार्बन सिंक होते हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पर भारत में आप देखें तो कार्बन सिंक के रूप में भी काम करता है और माना जाता है कि भारत में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है उसका 10% अकेले पश्चिमी घाट करता है। तो आप पर्यावरणीय रूप में इसका महत्व समझ सकते हैं और इसीलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, विकास बढ़ा है, इन क्षेत्रों में एक तरह से विकास की गतिविधियां बढ़ती गई हैं। और इसीलिए आप देखें मार्च 2010 में भारत सरकार की तरफ से पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई, यानी पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल। तो ये जो एक तरह से इकोलॉजिकली एक्सपर्ट पैनल था वेस्टर्न घाट के लिए, ये पारिस्थितिकीविद है माधव गाडगिल, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया। इन्होंने सितंबर 2011 में अपनी रिपोर्ट दी। जब हम माधव गाडगिल की रिपोर्ट की बात करते हैं तो उनका यह कहना था कि पूरा पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में एक तरह से होना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट, तो उनका यह कहना था कि जो भी पश्चिमी घाट का भाग है उसको एक तरह से हम प्राकृतिक और साथ साथ अगर हम देखें तो हम सांस्कृतिक एक तरह से क्षेत्र में बांट देंगे, यानी नेचुरल और साथ साथ कल्चरल लैंडस्केप में बांटा गया। और प्राकृतिक जो भाग है वहां पर प्रमुख रूप से संरक्षण की आवश्यकता है। तो पश्चिमी घाट में अगर हम देखें लगभग 37% जो भाग है उसके संरक्षण की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा बताई गई। और भारत सरकार ने एनजीटी में अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा गया कि वो के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट को ही कहीं ना कहीं स्वीकार करके लागू कर रहे हैं और माधव गाडगिल की रिपोर्ट एक तरह से रिजेक्ट कर दी गई। 2013 की कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी को आधार बनाकर भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसने आप देखें 2014, 15, 17, 18 और इस बार आप देखें जुलाई 2022 में जो भी एक तरह से कह सकते हैं ईएसजे के संदर्भ में मसौदा है उसकी अधिसूचना जारी करी। ये अलग बात है कि राज्यों के द्वारा इसमें लागू करने की जो प्रक्रिया है वो मजबूत रूप में आगे नहीं बढ़ी। जनवरी 2023 में आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला दोबारा आने वाला है कि जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि प्राकृतिक जो भी एक तरह से संरक्षण क्षेत्र है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्यजीव पार्क है, उनके साथ में लगता हुआ 1 किलोमीटर का क्षेत्र है वो ईएसजे बनाया गया या नहीं बनाया गया। अब यहाँ पर आप देखें केरल सरकार पर कहने के दबाव है, क्योंकि केरल सरकार की तरफ से ईएसजे के संदर्भ में घोषणा कर दी गई है और इसका एक तरह से अब लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ईएसजे के संदर्भ में जो वर्तमान में एक तरह से प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं उसका कारण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 3 जून 2022 को दिया गया निर्णय, जिसमें यह कहा गया कि भाई जो भी संरक्षित क्षेत्र है, कोई राष्ट्रीय उद्यान हो, कोई वन्यजीव अभयारण्य है, उसका 1 किलोमीटर का जो भाग होगा, यानी जहां पर इसकी सीमा समाप्त हो रही है, यानी सीमा मान लीजिए यहाँ पर समाप्त हो रही है तो उसके बाद 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको ईएसजे घोषित करना पड़ेगा। और ये आप देखें फरवरी 2011 के जो दिशा निर्देश हैं उसमें जो प्रतिबंधित और एक तरह से अलग अलग गतिविधियां जिनको रोकने के लिए कहा गया था उनका यहाँ पर कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। आप ध्यान रखें ईएसजे का जो क्षेत्र है वो अधिकतम 10 किलोमीटर तक किया जा सकता है। और आप ध्यान रखें अलग अलग राज्य में अलग अलग जो एक तरह से संरक्षित क्षेत्र है उनके अनुसार ईएसजे अलग अलग हो सकता है। तो 1 किलोमीटर ये न्यूनतम कहा गया कि ये रखिए, इसके ऊपर कितना होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें ये आपका परिवर्तित हो सकता है। न्यूनतम बोला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 किलोमीटर आप इसे बनाइए। और न्यायालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो न्यूनतम चौड़ाई है इसमें अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोगों का विरोध होता है, ऐसी स्थिति में प्रमुख रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये कर सकते हैं कि जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है इसके संदर्भ में, और अगर हम बात करें यहाँ पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उनसे संपर्क करिए कि ये चौड़ाई को जो एक तरह से न्यूनतम 1 किलोमीटर है उसमें क्या कमी हो सकती है। और दोनों ही एक तरह से अगर मंत्रालय और ये जो एम्पावर्ड कमेटी है इसकी तरफ से जो भी सिफारिश दी जाएगी उसके आधार पर न्यायालय आगे चलकर उचित आदेश देगा। यानी 1 किलोमीटर तो फिक्स है ही है,
लेकिन इसमें परिवर्तन हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा जनता का विरोध होता है या लोग ज़्यादा इसका विरोध करने का प्रयास करते हैं। 1 किलोमीटर का क्षेत्र न्यूनतम तो होगा ही, लेकिन इसे कम किया जा सकता है अगर जनहित में एक तरह से माना जाए या लोग ज़्यादा इसका मान लीजिए विरोध करते हैं, तो वैसी स्थिति में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया एक तरह से अपनानी पड़ेगी। और हम ये देखें कि 6 राज्यों में, जो हमने अभी पीछे इमेज में देखा भी, कि 6 राज्य पश्चिमी घाट के एक तरह से ईएसजे में शामिल हो रहे हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है, जिसमें लगभग 56,825 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और इसके संदर्भ में जो ईएसजे की स्थिति है इन 6 राज्यों में, इसे भारत सरकार ने 6 जुलाई 2022 को घोषित कर दिया। और इसी आधार पर आप देखें केरल में ये एक तरह से जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। तो ईएसजे घोषित किया जाता है किसके अंतर्गत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। और आप ध्यान रखें ईएसजे के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ निषिद्ध हैं यानी बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, कुछ के बारे में कहा गया है कि इनको तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए, और कुछ को नियंत्रित रूप में आगे रखना चाहिए। तो 3 तरह के क्षेत्र हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 15 ऐसी गतिविधियां जिनको पूर्ण रूप में प्रतिबंधित किया गया है, जैसे किसी तरह का खनन हो रहा है या पत्थर निकालने की स्थितियां, उस पर प्रतिबंध है। कोई ऐसा उद्योग है जो प्रदूषण फैला सकता है, जैसे मान लीजिए चमड़ा उद्योग है, उस पर प्रतिबंध है। साथ साथ जल विद्युत परियोजनाओं, ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल, यानी जहाँ पर ठोस अपशिष्ट का निपटान किया जाता है, बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन, पोल्ट्री फार्म, आरा मिलें और लकड़ी पर आधारित जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं या ईंट के भट्टे, वो भी एक तरह से यहाँ पर रोके जाते हैं। आप ध्यान रखें खतरनाक पदार्थों का जो उत्पादन होता है, जैसे मान लीजिए डायनामाइट या पटाखे, वो प्रतिबंधित है। साथ साथ प्राकृतिक जल निकाय या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्ट के निर्वहन, यानी ऐसा कोई मान लीजिए वेस्ट है जिसको किसी भी तरह से उसकी सफाई नहीं की गई है, इस क्षेत्र में आप नहीं छोड़ सकते हैं। और किसी भी तरह के विस्फोटक का निर्माण और भंडारण नहीं हो सकता है। जलाऊ लकड़ी के व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकते हैं। नदियों और भूमि के क्षेत्र में ठोस प्लास्टिक या रासायनिक कचरे की डंपिंग नहीं हो सकती है। और नदी तटों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये सभी गतिविधियां आप देखें ईएसजे के क्षेत्र में पूर्ण रूप में प्रतिबंधित है। कुछ गतिविधियों को आप देखें तो विनियमित किया जाएगा, जैसे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में होटल रिजॉर्ट एक तरह से किसी भी प्रकार के जो निर्माण है उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आप ध्यान रखें उन उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है ईएसजे में जिन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाते, यानी गैर प्रदूषणकारी उद्योग हैं। इसी के साथ साथ देखें कि जो भी ईएसजे में कोई जंगल का क्षेत्र है, कोई सरकारी मान लीजिए नियंत्रण की भूमि है, या मान लीजिए राजस्व विभाग के नियंत्रण की भूमि है, या कोई निजी भूमि भी है, किसी भी तरह के मान लीजिए भूमि का भाग है, वो एक तरह से आपका अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ है तो बिना राज्य सरकार के जो सक्षम अधिकारी इसके लिए बनाए गए हैं उनकी अगर आपने अनुमति नहीं ली है तो आप पेड़ नहीं काट सकते हैं। तो ये स्थिति भी एक तरह से है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कुछ गतिविधियाँ यहाँ पर नियंत्रित रूप में चल सकती हैं, जैसे गैर लकड़ी वन उपज का संग्रह, विद्युत और संचार टावरों का निर्माण, केबल बिछाना, मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना और नए निर्माण, पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ, रात के समय वाहनों की आवाजाही सहित बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। उपचारित जो अपशिष्ट जल है वो छोड़ा जा सकता है। साथ साथ सतह और भूजल का जो व्यावसायिक एक तरह से उपयोग है और ठोस अपशिष्ट का जो प्रबंधन है वो हो सकता है। तो ये नियंत्रित रूप में होगा, यानी आप बिना नियंत्रण के ये गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, कुछ नियंत्रण के साथ इनकी अनुमति दी जाएगी। और साथ साथ जो स्थानीय समुदाय जैसे मान लीजिए जनजातियां हैं, तो जो भी वहाँ पर कानून लागू है राज्य के, उसके आधार पर कृषि, बागवानी, डेयरी फार्मिंग और जलीय कृषि उनको एक तरह से वो जारी रख सकते हैं। तो इसकी प्रमुख रूप से अनुमति है। आप देखें जिनको बढ़ावा दिया जाएगा तो पर्यावरण के अनुकूल जो गतिविधियां उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, जैसे वर्षा जल का संचय करना, जैविक खेती, कुटीर उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा और उसका एक तरह से ईंधन के रूप में उपयोग, कृषि वानिकी, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, बिगड़े हुए जंगलों की बहाली का मतलब ये है कि वनारोपण की एक तरह से प्रक्रिया अपनाई जाए और उसके माध्यम से ये जो जंगल के क्षेत्र जो एक तरह से समाप्त हो रहे हैं उनको पुरानी स्थिति में वापस लाना, इस तरह की परियोजना। बागवानी, इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो भी एक तरह से औषधियां हैं उनके संदर्भ में कोई वृक्षारोपण होता है या पर्यावरण में जागरूकता फैलाने के लिए किसी भी तरह का वृक्षारोपण या कोई कार्यक्रम होता है, तो ये जो ईएसजे हैं इनमें इस तरह की गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। अगर हम ईएसजे के संदर्भ में अधिसूचना की बात करें तो इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रावधान और हैं। पहला कि जहां पर भी ईएसजे लागू किया जा रहा है उसके संदर्भ में एक क्षेत्रीय मास्टर प्लान यानी जोनल मास्टर प्लान बनेगा, और इसी जोनल मास्टर प्लान में आप देखें पर्यटन के संदर्भ में जो पर्यटन गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक मास्टर प्लान बनेगा जो इसी का भाग होगा। साथ साथ आप देखें ईएसजे की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाई जाएगी, और इसमें आप देखें जिला पंचायत अध्यक्ष,
प्राकृतिक संरक्षण में शामिल किसी एनजीओ का जो प्रतिनिधि है वो सदस्य होगा। राज्य में प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से कोई पारिस्थितिकी और पर्यावरण का विशेषज्ञ, राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि। इसी के साथ राज्य में अगर किसी क्षेत्र की बात करें तो वन्य जीव के संदर्भ में जो वार्डन है वो इसका एक तरह से सदस्य सचिव होगा। ये जो निगरानी समिति है ये ईएसजे की प्रमुख रूप से निगरानी करती है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ईएसजे के माध्यम से कोशिश ये है कि पर्यावरण संरक्षण की स्थितियां मजबूत हों। लेकिन जिस तरह से केरल में विरोध हो रहा है तो बड़ी संख्या में जो भी एक तरह से राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य से लगते हुए क्षेत्र हैं वहां पर आप देखें कृषि बड़े पैमाने पर लोगों ने विकसित करी है, साथ साथ लोगों ने अपने आवास भी वहां पर बना रखे हैं। तो ये लंबे समय से प्रक्रिया उनकी वहां पर चल रही है। जो भी एक तरह से विरोध हो रहा है उसको कम करने के लिए और ईएसजे सही से लागू हो पाए, मुआवजे की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के उद्योग या कृषि भूमि या उनके आवास के क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएंगे। तो मुआवजा बेहतर रूप में और समय के साथ दिया जाए और कोशिश ये की जाए कि भविष्य में इस तरह की स्थितियां ना आ पाए कि बिल्कुल राष्ट्रीय पार्क या संरक्षित क्षेत्र के पास के जो क्षेत्र हैं वहां पर ज़्यादा विकास के काम शुरू हों। इसी के साथ साथ अगर हम अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो जो भी जंगल के क्षेत्र में उनको वन अधिकार दिए गए हैं, अगर हम वन अधिकार एक तरह से अधिनियम की बात करें तो उसके अनुसार जनजातियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो एक तरह से मिलना सुनिश्चित किया जाए। ऐसा ना हो ईएसजे के माध्यम से उनको एक तरह से जो जंगल के क्षेत्र है वहां से अलग किया जाए। ये सारी स्थितियां ईएसजे के सही रूप में लागू होने के लिए आवश्यक हैं। आज के अगले आलेख की हम चर्चा करते हैं और ये भारत में प्रमुख रूप से जो हमारा फार्मास्यूटिकल उद्योग है, दवा निर्माण उद्योग है, उसके संदर्भ में है। आप देखें प्रमुख रूप से वर्तमान में भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है वो उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। अगर हम अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यूएसएफडीए, तो उनसे अनुमोदन पाकर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दवा निर्माण की जो इकाइयां हैं वो किसी और देश की तुलना में भारत में है। अगर हम देखें तो 500 हमारे यहाँ एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो दवा में प्रमुख रूप से सक्रिय रूप में काम करता है, इसके उत्पादन में हम देखें आगे हैं। तो 500 हमारी जो एपीआई उत्पादन की इकाइयां हैं, दुनिया में कुल जितना भी एपीआई उत्पादित होता है यानी सक्रिय एक तरह से दवा का जो अंश होता है उसका लगभग भारत 8% बनाता है। इसी के साथ दुनिया में वैश्विक टीके का 50%, अमेरिका में 40% जेनरिक दवाएं, यूके में सभी दवाओं का 25% भारत की कंपनियां आपूर्ति करती हैं। घरेलू दवा उद्योग में 3000 से ज़्यादा दवा कंपनियां लगभग 10,500 निर्माण इकाइयां चलाती हैं और वर्तमान में एड्स के इलाज के संदर्भ में एंटी रेट्रोवायरल जो दवाएं हैं उनका 80% जो आपूर्ति वो भारत के द्वारा की जाती है। कम आय वाले और गरीब देशों की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो पेटेंट दवाओं का सस्ता रूप होता है वो जेनरिक दवाएं हैं और जेनरिक दवाओं के माध्यम से जो भारतीय कंपनियां हैं वो गरीब देशों में एक तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को काफ़ी मदद दे रही हैं। अफ्रीका में आप देखें जितनी भी जेनरिक दवा आपूर्ति होती है उसका लगभग 45% से ज़्यादा भाग भारत से जाता है। लेकिन दो घटनाएं जो पिछले कह सकते हैं कि 2-3 महीने में हुई हैं उसने भारत के पूरे दवा निर्माण उद्योग को खतरे में ला दिया है। और यहाँ पर आप देखें तो दिसंबर 2021 में घटना ये हुई थी कि ये कहा गया था कि भारत एक तरह से दुनिया की फार्मेसी है। हमें एक तरह से मान्यता दी गई थी कि हम दवा निर्माण के उद्योग में काफ़ी एक तरह से आगे हैं, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन की प्रक्रियाओं को हमने मजबूत किया, वैश्विक आपूर्ति करी, अपनी जनसंख्या में लोगों को उपलब्ध कराई, इसी आधार पर पिछले दिसंबर 2021 में भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। लेकिन अगर हम एक वर्ष बाद दिसंबर 2022 में देखें तो स्थितियाँ थोड़ी सी बदल चुकी हैं। इसमें अगर हम पहली घटना की बात करें तो ये अक्टूबर 2022 की है, जब अगर हम बात करते हैं अफ्रीकी देश गाम्बिया की, तो वहाँ पर आप देखें कफ सिरप एक तरह से पीने से कुछ बच्चों की मृत्यु हुई। गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु हुई और ये स्थिति काफ़ी एक तरह से खतरनाक थी। तो 4 अलग अलग जो सिरप थी उन्हें पीने से ये घटना हुई और आप देखें ये घटना एक तरह से दिसंबर में फिर सामने आ रही है। जब हम बात करें उज्बेकिस्तान की तो उज्बेकिस्तान में भी एक मामला सामने आया है कि यहाँ पर एक भारतीय कंपनी के द्वारा जो कफ सिरप बनाई गई है उसका उपयोग करने से माना जा रहा है कि 18 एक तरह से बच्चों की मृत्यु हुई है। तो ये भारत के दवा निर्माण उद्योग पर कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारी जो एक तरह से क्वालिटी या कह सकते हैं जो वैश्विक रूप में हम मानदंड स्थापित कर रहे हैं दवा निर्माण के संदर्भ में, उस पर यह सवाल उठाता है। अगर हम दोनों मामलों में देखें तो एथिलीन ग्लाइकोल या डाई एथिलीन ग्लाइकोल इसमें पाए जाने की संभावना है, जो एक तरह से हम देखें इंडस्ट्रियल केमिकल है यानी औद्योगिक एक तरह से रसायन है और ये कफ सिरप में नहीं होना चाहिए। इसके प्रमाण एक तरह से पाए गए। गाम्बिया में जो मामला हुआ था उसमें जो कंपनी एक तरह से उत्तरदायी है, अगर हम मेडन फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो उसके लाइसेंस को एक्सपोर्ट के लिए कैंसिल कर दिया गया है। और साथ साथ आप देखें प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से कफ सिरप उपयोग की गई थी उससे किडनी में प्रभाव पड़ा था, ऐसा एक तरह से माना गया था गाम्बिया के केस में।
और भारत में अगर हम देखें तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि जो सैंपल एक तरह से आए हैं उसमें किसी भी तरह के ऐसे कोई खतरनाक पदार्थ की स्थिति नहीं है, और वो उन्होंने रिपोर्ट में एक तरह से स्पष्ट किया। यानी डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो सैंपल लाए गए थे वो एक तरह से माना गया कि सही है क्वालिटी के अनुसार, उनमें किसी भी तरह से एथिलीन ग्लाइकोल या डायथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति नहीं है। तो ये एक तरह से रिपोर्ट को कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूएचओ की है उसको झूठा एक तरह से बताने वाली बात है। दूसरा केस अगर हम उज्बेकिस्तान का देखें तो नोएडा स्थित जो कंपनी है मैरियन बायोटेक, उसके द्वारा जो डॉक 1 मैक्स कफ सिरप बनाई गई है उसके कारण ये घटना हुई है। इसका भी एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और इसके उत्पादन को लेकर स्थितियां रोक दी गई हैं सरकार के द्वारा। तो प्रमुख रूप से आप देखें भारत एक तरह से डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहा है और हम कहने का वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। तो हम वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल में एक बड़ी शक्ति हैं, तो हमें एक तरह से जो भी कफ सिरप का उत्पादन हो रहा है, खास तौर से जो निर्यात हो रहा है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बाहर के देशों में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो वैश्विक स्तर पर हमारा बाजार खराब होता है। तो हमें निर्यात में जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान देना है, साथ साथ घरेलू स्तर पर भी जो आपूर्ति हो रही है कफ सिरप की या कोई भी उत्पाद, उनकी गुणवत्ता को हमें देखना पड़ेगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच करके दवा निर्माण उद्योग में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज के अगले आलेख को हम यहाँ पर देखते हैं और भारत और सऊदी अरेबिया की तरफ से एक तरह से प्रयास ये किया जा रहा है कि दोनों के द्वारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो ट्रीटी है MLAT, इस पर एक तरह से हस्ताक्षर किया जाएगा। तो ये जो संधि है इसके माध्यम से कोशिश ये रहती है कि अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब की और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं भारत की, इस MLAT संधि के माध्यम से आप देखें दोनों देशों के द्वारा जो भी एक तरह से अलग अलग आपराधिक मामले होते हैं उनमें जब जांच की जाती है तो वहां पर जांच में उनके द्वारा आपस में सहयोग किया जाता है। और आप ध्यान रखें कि सऊदी अरब आप कह सकते हैं ऐसे प्रमुख देशों में है जहां पर अभी तक किसी भी तरह का ऐसा समझौता हमने नहीं किया है। यानी ना तो कोई द्विपक्षीय संधि है जिसके माध्यम से हम दोनों देशों के बीच में किसी भी अपराध को लेकर जो जांच की प्रक्रिया है वो कर पाएं। भारत आप देखें वर्तमान में लगभग 45 देशों के साथ MLAT हस्ताक्षर कर चुका है, यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इसी के साथ साथ हमारी जो बैठकें हैं वो अंतिम दौर में चल रही हैं इस समझौते के संदर्भ में इटली और जर्मनी के साथ में। इसके माध्यम से प्रमुख रूप से प्रक्रिया ये अपनाई जाती है कि जो दो देश हैं उनके द्वारा एक तरह से सहयोग किया जाता है और सहयोग के माध्यम से आप देखें किसी भी तरह के अपराध हैं उसको एक तरह से रोकने के प्रयास करने का काम किया जाता है। साथ साथ कोई भी एक तरह से घटना होने वाली है उसको किस तरह से उसके प्रभाव को कम किया जाए, किसी भी अपराध की स्थिति को रोकने, उसके प्रभाव को कम करने, साथ साथ अगर हम देखें अगर कोई भी अपराधी इसमें पकड़ा जाता है तो उसको कैसे कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ाना है। तो प्रोसिक्यूशन के बारे में दोनों मिलकर एक तरह से सलाह करते हैं। इसके माध्यम से प्रयास ये है कि दोनों देशों में जो लोग अपराध में लिप्त हैं वो किसी भी तरह से कानूनों का फायदा उठाकर ऐसा ना हो कि आपराधिक प्रक्रिया में न फंसे और बाहर निकल जाएं। तो उन पर आपराधिक मामले बनने चाहिए, इसके लिए दोनों देश आपस में सहयोग करते हैं। अगर हम ऐसे देशों की बात करें जो किसी भी तरह से कोई द्विपक्षीय एक तरह से जो संधि है उसके साथ में नहीं जुड़े हुए हैं भारत से, जहां पर आपस में कानूनी एक तरह से मदद ली जाती है एक दूसरे की, ना किसी तरह की अगर हम बात करें तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसमें एक तरह से जुड़े हुए हैं, तो अगर दोनों स्थिति नहीं है तो माना जाता है एश्योरेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी का उपयोग किया जाता है। यानी अगर भारत ने एक तरह से किसी देश को सहयोग दिया है, मान लीजिए ए देश को, तो वो भी भारत को सहयोग देगा। तो एक दूसरे के साथ में जो भी हम कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करते हैं उसमें एक दूसरे को बराबर रूप में सहयोग दिया जाता है अगर कोई संधि एक तरह से नहीं है। लेकिन हम सऊदी अरेबिया के साथ ये संधि हस्ताक्षर करके जो भी एक तरह से आपराधिक मामलों की जांच होती है उसमें एक दूसरे का सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। और ये संधि कौन सी होगी? MLAT, यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। अगले आलेख को देखते हैं, नोटिफिकेशन टू सील्ड पावर यूटिलिटीज फ्रॉम साइबर अटैक्स क्लियर्ड। यहाँ पर अगर हम दिल्ली में देखें तो देश की राजधानी है और वहाँ पर बिजली की सप्लाई को लेकर जो भी ढांचा है उस पर किसी भी तरह का साइबर अटैक ना हो पाए वो सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा एक तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी प्रक्रिया में हम देखें दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा जिस सूचना के संदर्भ में मंजूरी दी गई है उसका उपयोग यह है कि बिजली के संदर्भ में जो भी उत्पादन, वितरण या कह सकते हैं कि जो भी एक तरह से बिजली के संदर्भ में अलग अलग प्रक्रियाएं हो रही हैं, यानी उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने तक का जो पूरा तंत्र है उसमें जो भी कंप्यूटर संसाधन उपयोग किए जाते हैं उनको संरक्षित तंत्र या एक तरह से प्रोटेक्टेड सिस्टम्स कहा जाएगा। और इनको किसी भी तरह का साइबर अगर हमला होता है उससे सुरक्षा देने के लिए यह सूचना दी गई है।
यानी जो भी लोग इस तरह के तंत्र में शामिल होंगे, जो इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम में किसी तरह से हैकिंग करने का प्रयास करेंगे, उन पर अलग रूप में एक तरह से कानूनी प्रक्रियाएं चलाई जाएंगी। दिल्ली में बिजली के उपयोग के संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में जो कंप्यूटर रिसोर्स हैं, जैसे दिल्ली अगर हम ट्रांसको लिमिटेड की बात करें, या स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, या जो भी एक तरह से डिस्कॉम में बिजली वितरण कंपनियां हैं, सभी प्रमुख रूप से आपके इसमें शामिल कर दिए गए हैं। यानी किसी भी तरह से कंप्यूटर पर हमला करके अगर इनके कार्य को प्रभावित किया जाता है, किसी तरह से इनके कार्य नष्ट किए जाते हैं, तो उन सबको एक तरह से यहाँ पर जांच के दायरे में लाया जाएगा। यानी ये सब एक तरह से हैकिंग से सुरक्षित करने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पर ध्यान रखें, सूचना प्रौद्योगिकी जो हमारा अधिनियम है 2000, उसके अगर हम सेक्शन 70 के सब सेक्शन 1 की बात करें, उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आप देखें ये एक तरह से अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें, अधिसूचना के माध्यम से जिन लोगों को इन तंत्र के उपयोग करने के अधिकार हैं, उनको एक तरह से जो हमारे एक तरह से संरक्षित तंत्र हैं, उनमें उपयोग करने की अनुमति भी दी जाएगी। तो ये सारे लोग जो इसमें शामिल हैं, या पूरा तंत्र जो बिजली उत्पादन वितरण में शामिल है, जिसमें किसी भी तरह से कंप्यूटर का उपयोग कोई करता है या कोई कंप्यूटराइज सिस्टम काम कर रहा है, उसमें अगर कोई हैकिंग का प्रयास करता है या कोई साइबर हमला करने का प्रयास करता है, वो इस सूचना के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा और उसकी जांच करके जो दोषी होंगे उनकी प्रक्रियाओं को एक तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये दिल्ली में जो भी एक तरह से बिजली के वितरण उत्पादन के संदर्भ में जो भी यूटिलिटीज हैं, उनको साइबर हमले से बचाने के लिए एक प्रयास है। आज के अपने अंतिम यहाँ पर समाचार को देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जब भी हम समाज में अलग अलग वंचित एक तरह से समूहों की बात करते हैं, तो वंचित समूहों में अगर कोई व्यक्ति शामिल है और मान लीजिए किसी तरह से दुर्घटना के माध्यम से वो एक तरह से दिव्यांग श्रेणी में चला जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो लाभ की स्थितियां हैं अलग अलग रूप में, वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इसके माध्यम से कोशिश ये हो कि समाज में जो वंचित वर्ग है उसके अधिकारों को लेकर सरकार अलग अलग रूप में प्रयास पहले ही कर रही है। लेकिन अगर वो दिव्यांग श्रेणी में आ जाता है किसी भी मान लीजिए दुर्घटना के कारण, तो उसकी स्थिति समाज में और एक तरह से खराब हो जाती है। इसीलिए वंचित वर्ग के जो व्यक्ति हैं और साथ साथ अगर वो दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनको मुआवजा या किसी भी तरह से जो लाभ की स्थितियां हैं वो एक तरह से आसानी से दी जाएं। जब हम वंचित वर्ग की बात करते हैं, तो प्रमुख रूप से सामाजिक आर्थिक रूप में जो भी एक तरह से पिछड़े लोग हैं उनके संदर्भ में बातें की जा रही हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय दिया गया है एक स्क्रैप डीलर के संदर्भ में, जो एक दुर्घटना के कारण 70% आप कह सकते हैं स्थायी रूप में वो दिव्यांग हो गए। और इस आधार पर ये जो दिव्यांगता हुई है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक तरह से यात्रा करते समय जो दुर्घटना हुई उससे। और इस आधार पर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो 38.7 लाख रुपए का एक तरह से मुआवजा उनको देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी निर्णय के आधार पर यह बात कही है कि जो भी एक तरह से किसी भी तरह से दिव्यांग स्थिति में जाते हैं और सामाजिक आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको अलग अलग रूप में लाभ देने की जो स्थितियां हैं उसको सरकार को विस्तारित करने की आवश्यकता है। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में निजता के अधिकार की तुलना में यदि समानता के अधिकार को न्यायालय में वरीयता प्रदान करी जाए, ऐसी स्थिति में विवाह के स्तर पर समानता प्राप्त करना आसान है, विश्लेषण करें। 15 अंकों का प्रश्न है, 250 शब्दों की सीमा में आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रमुख रूप से आप देखें, जो समानता का अधिकार है वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है समलैंगिकों को अधिकार दिलाने के लिए, वो हमारे प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार है। भूमिका समलैंगिकों को अधिकार की प्राप्ति का एक मजबूत आधार वैवाहिक समानता प्रदान करेगी। यानी अगर हम समलैंगिकों को अधिकार की समानता की बात करेंगे और उनको एक तरह से अधिकार देने के लिए आगे प्रयास करेंगे, तो वैवाहिक समानता की जो स्थिति है वो एक तरह से प्रदान करने में उनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। मुख्य भाग में निजता के अधिकार की तुलना में समानता का अधिकार अधिक प्रभावी है। और आप बता सकते हैं किस तरह से 2018 का नवतेज सिंह का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें आईपीसी की जो सेक्शन 377 है उसमें जो आपराधिक प्रक्रिया समलैंगिक संबंध की थी उसको समाप्त किया गया। तो वो आप बता सकते हैं अन्य देशों में प्रक्रिया खासतौर से यूरोप में, अमेरिका में और दक्षिण अफ्रीका में क्या अपनाई गई वो आप बताएं, और किस तरह से भारत उससे प्रेरणा लेकर अपने यहाँ काम कर सकता है। निष्कर्ष में इस प्रकार समान व्यवहार की नींव को भारत में विवाह समानता का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और इसे विधायिका की अनियमितताओं पर नहीं छोड़ना चाहिए। व्यवहार में जो समानता की स्थिति है उसके आधार पर वैवाहिक समानता की बात भी हो सकती है। यानी अलग अलग लिंग के व्यक्ति जो विवाह कर रहे हैं और समान लिंग के लोग जो विवाह कर रहे हैं, उनमें अगर हम एक प्रक्रियाओं को विस्तारित करना चाहते हैं, उसमें आधिकारिक रूप में प्रक्रिया लाना चाहते हैं, तो हमें समानता का सिद्धांत उपयोग करना पड़ेगा। और हम केवल इसको विधायिका पर एक तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखें इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी है। तो अगर कोर्ट से कोई निर्णय आता है तो ये स्थितियाँ करना ज़्यादा आसान रहेगा।
और भारत के संदर्भ में आप ध्यान रखें कि विवाह एक सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य रखता है। तो अगर आप विवाह किसी भी संबंध में खंडन कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, तो उसकी वैधता अपने आप कम हो जाती है। तो अगर समलैंगिक संबंधों में विवाह की स्थितियों की अनुमति दी जाती है, तो आप देखिए सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य के आधार पर वो समर्थन प्राप्त कर पाएंगे, यानी समलैंगिक के जो अधिकार हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो असमानता की स्थिति को कहीं ना कहीं कम करने का एक मौका मिलेगा। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ईएसजे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत चर्चा करते हुए इससे संबंधित विवादों को भी बताएं। 15 अंकों का प्रश्न, 250 शब्दों की सीमा में आपको इसका उत्तर लिखना है। भूमिका, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में ईएसजे के संदर्भ में गाडगिल समिति और के कस्तूरीरंगन समिति की आप चर्चा करेंगे। केवल नाम बता दें कब कब ये एक तरह से लाई गई। मुख्य भाग में प्रमुख रूप से आप देखें जो अधिसूचना जारी की गई है वो आपको बताना है, इसके विभिन्न प्रावधान बताने हैं और आप ये भी बताएंगे इसी में कि के कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को एक तरह से माना गया है, उसी आधार पर यह अधिसूचना जारी की जा रही है। विवादित बिंदु की बात करें तो लोगों के आवास, साथ साथ कृषि और एक तरह से जो आय के साधन है उनकी स्थितियां कहीं ना कहीं वहां पर खतरे में हैं। तो उनके साथ में जो विवाद की स्थितियां वो बढ़ रही हैं और आप केरल में जो होने वाला विरोध है उसको बता सकते हैं उदाहरण के रूप में, या अन्य राज्यों में धीरे धीरे विरोध बढ़ रहा है। तो सरकार को ईएसजे के संदर्भ में जो स्थितियां हैं उसमें जो भी लोगों की जमीन वहां पर एक तरह से आती है तो उनको जो हानि हो रही है तो उनको मुआवजा या कह सकते हैं आर्थिक लाभ देने की स्थितियां बनानी पड़ेंगी, अन्यथा ईएसजे को सही रूप में लागू करना उतना आसान नहीं है। निष्कर्ष में आप बताएंगे पर्यावरण संतुलन और मानव विकास की स्थिति में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। तो मानव विकास भी आवश्यक है लेकिन पर्यावरण संतुलन भी आवश्यक है और पश्चिमी घाट जैसे अगर हम देखें जैव विविधता के क्षेत्र में ये और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ये हमारा 31 दिसंबर 2022 का समाचार विश्लेषण है। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी के द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे समाचार विश्लेषण के संदर्भ में जो स्थितियां हैं उसको परिवर्तित किया जा रहा है। इसके संदर्भ में सूचना आप प्राप्त कर चुके होंगे, अगर नहीं आपने प्राप्त किया है तो दोबारा एक तरह से आप ध्यान से समझ लें। आगामी 3 जनवरी 2023 से द हिंदू का जो हमारा समाचार विश्लेषण है वो प्रमुख रूप से लाइव रूप में आपका संचालित किया जाएगा दोपहर 12 बजे। तो प्रतिदिन हमारा जो समाचार विश्लेषण है अब लाइव रूप में रहेगा 3 जनवरी 2023 से। तो आप सभी लाइव रूप में इसमें भाग लें और यूपीएससी की आपकी परीक्षा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण अलग अलग तथ्य हैं उनको विस्तृत रूप में यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। इसी के साथ साथ 3 जनवरी 2023 से आप देखें द बिग न्यूज़ मंगलवार, गुरुवार और रविवार को रात्रि 9 बजे संचालित किया जाएगा। दैनिक न्यूज आप देखें प्रतिदिन आपका रहेगा और इसे सायंकाल 7 बजे संचालित किया जाएगा। इसी के साथ साथ देखें लाइव सत्र के रूप में एक और परिवर्तन किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार को आप देखें रात्रि 8 बजे विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में हमारा एक लाइव सत्र प्रसारित किया जाएगा, तो आप उसमें भी एक तरह से भाग लें। इसी के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक सोमवार को अगर हम रात्रि 8 बजे देखें तो साप्ताहिक आर्थिक सत्र प्रसारित किया जाता है। लाइव रूप में आप देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो हमारा सत्र है प्रत्येक बुधवार को रात्रि 8 बजे होता है। इसी के साथ साथ अगर हम एक्सप्लेन की बात करें तो प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 8 बजे किसी विषय के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की जाती है। तो ये जो हमारे एक तरह से साप्ताहिक रूप में जो लाइव सत्र थे वो वैसे ही संचालित होते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की दिशा में बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी की तरफ से जो सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है वो और मजबूत होगा। आप सभी बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी के साथ बने रहें और हम अपने इन प्रयासों के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में आपका जो चयन है उसे सुनिश्चित कराने की स्थिति में लगातार अपने इन प्रयास को बढ़ाते रहेंगे। आपको और आपके परिवार को आगामी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आगामी वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में चयन की दिशा में आपके लिए और ज़्यादा सार्थक रूप में सिद्ध होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का समाचार विश्लेषण का ये जो प्रारूप है ये हम समाप्त कर रहे हैं। जो नया स्वरूप है लाइव रूप में उसमें आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।